खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज से 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने मल्टी कल्चरलिज्म और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे आपसे बात शुरू की थी, और पार्ट 1 मैंने देखा बहुत लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया। उसके बाद मैंने वेट किया देखने के लिए कि यूके के अंदर जहाँ पे ये राइट्स हो रहे हैं उनका नेट रिजल्ट क्या निकलता है और उसके बाद बात की जाए। अब सारी चीज़ें भी हमारे हाथ में हैं। देखें, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि यूरोप में नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी क्रिश्चियन वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू से ही प्लूरलिज्म जो है, कल्चरल डाइवर्सिटी, जुबानों की डाइवर्सिटी, ये सारी मानी गई, और लोग अपने अपने तरीके से वर्शिप भी करते थे। हाँ जी, प्रेयर्स करते थे, जो भी करना चाहते हैं, मजहबी रवायतों को फॉलो करते थे। हिंदुस्तान में जो भी आया वो यहाँ का ही होके रह गया। ये एक हिंदुस्तान की अपना चार्म है। ये 47 की पार्टीशन जो है उसने ये सारा जो है इतना बड़ा हेरिटेज उसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन पहले तो यही था कि whoever comes becomes an Indian in some way, and he finds a place for himself herself within the subcontinent। तो यहाँ एक बड़ी रिच पुरानी, वो क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट कल्चर कह लें, कल्चरल प्लूरलिज्म कह लें, whatever, यहाँ पे थी। इसी तरह पुराने ज़माने में रोमन एम्पायर ने भी जो जो लोग सब्जेक्ट पीपल बने उनको किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट भी किया। उनके पास कोई रिलीजन नहीं थी क्रिश्चियनिटी की तरह के उनको सिखाया जाए, तो वो वैसे ही चलते रहे। बाद में जब ये मज़हबों का होल्ड हो गया तो क्रिश्चियन वर्ल्ड ने माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, परसिक्यूट ही किया गया। इसके बरक्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में अकबर ने ऑलरेडी सुलह कुल का मतलब है कि सबकी सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए, इस प्रिंसिपल पे एक नया मज़हब भी बनाने की कोशिश की। हाँ जी। और उसके दरबार में जो 9 रत्न थे वो हर मज़हब से थे, और हर किस्म के वो लर्नड आदमी से गुफ्तगू किया करते थे। तो मुग़ल पीरियड से ये प्लूरलिज्म और ये इंक्लूसिव आइडियाज़ जो हैं ये साथ साथ चलते रहे। सो यू कांट डिनाई कि ये पहले अपने तरीके से होता रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? Until about the 19th 20th century balki, democracy was considered the rule of the majority, who are uneducated, uninformed and therefore dangerous। इसलिए इनको रोका ही जाए। कोई डिक्टेटर हो जाए, कोई किंग मॉनर्क रूल करे, चर्च करे, या मजहबी रोल ये जो हैं पेशवा ये लोगों को बताएं, एक सोशल हायरार्की बन जाए, उसकी बुनियाद पे सोसाइटीज़ चलती रहीं। लेकिन यूरोप के अंदर बाकी दुनिया से पहले ये जो पुराना फ्यूडल निज़ाम था ये ख़त्म हुआ। वहाँ पे फिर लोगों ने स्ट्रगल किया, और फ्री थॉट, साइंटिफिक थॉट इसकी एक बुनियाद बनी, जो चर्च का होल्ड था, और बाइबल एज द फाइनल वर्ड ऑन 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 ट्रूथ एंड नॉलेज, उसको उन्होंने साइड पे रख दिया कि ठीक है आप रिलीजियसली इसको ही माने, लेकिन हम तो साइंस की जो फाइंडिंग्स है उसकी बुनियाद पे नई दुनिया बनाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहे।
राइट टू वोट जो है वो कोई टेबल पे तो नहीं मिला। शुरू ज़माने में तो सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होता था और किंग। उसके बाद ये जो है प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास के पास ये वोट आया। वाइट क्रिश्चियन मिडिल क्लास मैन आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। 1776 की जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो जो नहीं जो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, और जो अ, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की, इन्होंने फ्यूडल ऑर्डर को और वहाँ पे फ्यूडल ऑर्डर को ख़त्म किया, यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्डर को अमेरिका के अंदर ख़त्म किया गया। और जो लोग प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई, उन्होंने हुकूमत की। लेकिन ये सोसाइटीज़ भी डेमोक्रेटिक नहीं थी, इनमें लिबरल वैल्यूज़ आ चुकी हुई थी। वो लिबरल वैल्यूज़ आगे बढ़ती गई। साथ साथ सोशलिस्ट जो है चैलेंज आया दुनिया के अंदर, और जो वर्किंग क्लास लोग मर्द हैं उनको 19th सेंचुरी में वोट दिलाया गया। मार्क्स और एंगल्स ने बहुत स्ट्रगल की इसके लिए, और बाकी सोशलिस्टों ने। औरतों को राइट टू वोट जाके 20वीं सदी के शुरू में मिला है, और कई जगह तो उन्हें मार खानी पड़ी है, हाँ जी, छांटे और ये और वो, बिफोर दे वर गिवन द राइट टू वोट। लेकिन रिलीजियस, एथनिक, रेशियल माइनॉरिटीज़ को तकरीबन साइड पे ही रखा, मार्जिनलाइज किया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसमें हॉलोकॉस्ट हुआ, जूस मारे गए इन द मिलियंस, जिप्सीज या रोमा लोग मारे गए, तो फिर यूरोप ने इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लिया। तो फिर चार्टर आया 1945 का, यूएन चार्टर, जो आजकल इंटरनेशनल लॉ का बेसिक फ्रेमवर्क है। इसी के अंदर फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का आया। इसके बाद सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कवेनेंट आया, आई थिंक 1978। और सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का आया शायद 1976 में। एक आया 1978 में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इधर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का 1978 में। सो द डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। साथ साथ विमेन राइट्स आ चुकी हैं, द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे आ चुके हैं, और माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन पे भी अब लॉज बनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो यूरोप था और अमेरिका भी, ये सारे ये तो ऑल वाइट थे। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड और यहाँ पे नॉन वाइट्स का आना शायद 60s या 70s में उन्होंने इजाज़त दी है, वरना ऑल इमिग्रेशन वॉज वाइट इमिग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू दिस प्लेसेस। और यूरोप के अंदर जो 50s और 60s में लोग आए काम करने के लिए, वो बेचारे 18-18 घंटे काम करते थे, एक कमरे में 8-8 सोते थे। 4 घंटे एक ने सोया तो काम पे चला गया, तो फिर दूसरा आया तो वो उसने सोया, वो सोया। कुछ मुल्कों ने अलबत्ता एक एनलाइटेंड पॉलिसी भी रखी, जैसे स्वीडन ने सबसे पहले इटालियंस को, फिर यूगोस्लाव्स को, फिर ग्रीक्स और टर्क्स को बुलाया, क्योंकि यहाँ पे वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। उनको घर दिए, रहने को सारा कुछ किया। जर्मनी ने तुर्कों को बुलाया, और बहुत तुर्क जो हैं उस ज़माने में आके सेटल हो गए। लेकिन फ्रांस और यूके और स्पेन और पोर्चुगल जो कॉलोनियल पावर रही हैं, वहाँ के जो लोग बेचारे आए इन मुल्कों में काम करने के लिए, तो 50s 60s में उनका बहुत बुरा हाल था। ठीक है, लेकिन 70s के अंदर सोच बदलनी शुरू हुई कि भाई इनके भी राइट्स हैं। जैसे हमने पुराना निज़ाम फ्यूडल ख़त्म कर दिया है, मज़हब का होल्ड ख़त्म कर दिया है, डेमोक्रेसी ले आए हैं, ह्यूमन राइट्स और इनकी बातें हो रही हैं, तो व्हाट अबाउट
द न्यू इमिग्रेंट्स, द न्यू सेटलर्स, इनको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो इसमें जो फिर थ्योरी बनी, जो जिसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, वो थी मल्टी कल्चरलिज्म। जैसे मैंने बताया, मल्टी कल्चरलिज्म का एक पुराना फॉर्म इंडिया में ऑटोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर में ये पाया जाता है। ऑटोमन एम्पायर जहाँ तुर्कों की थी, वहाँ पे उन्होंने जो लोग कॉन्कर उनके एम्पायर में आए, उनको उन्होंने अपने रिलीजियस फ्रीडम भी दे दिए कि आप अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन यू आर यू नो पार्ट ऑफ द एम्पायर। ये पुरानी हुकूमतें जो हैं, वो आजकल की डेमोक्रेसी नहीं थी। वो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी थी तो वहाँ पे लॉर्ड्स का रोल ज़्यादा होता था, कॉमनर्स का कम होता था। ये तब्दीलियाँ 19th सेंचुरी में आनी शुरू हुई। 20th सेंचुरी में आके ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन चार्टर ने इनको यूनिवर्सल कर दिया। सो दीज वैल्यूज वर नो लॉन्गर कंसिडर्ड जस्ट वेस्टर्न, बट फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो फिर अब एक थ्योरी चाहिए थी कि कैसे जो ये लोग आए हैं जिन्होंने 18-18 घंटे काम किया है और बुरे हालात में रहे हैं, हाउ टू अकोमोडेट द न्यू कल्चर्स एस्टेब्लिश्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कनाडा से फिर प्रोफेसर विल किमलिका, ये देख लें, ये उनकी सेमिनल किताब है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। विल किमलिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, हम ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को डोमिनेट किया है और यही कहा है कि हम ही सब सही हैं, आप हर तरीके से गलत हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये गलत है, ये जो लोग जो अब आ रहे हैं ना, आपने खुद इनको आने भी दिया है या ये आ चुके हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, इनकी अपनी ज़ुबानें हैं, इनकी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आप इनको भी एक्सेप्ट करें। और स्टेट को चाहिए कि वो इन कल्चर्स को मेंटेन करने के लिए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग करें, इनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बनाने की इजाज़त दें। हाँ जी। और जो इनकी ज़ुबान है, जिसके ज़ुबान जो अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, नाना नानी से बात करते हैं, उस ज़ुबान को भी सपोर्ट किया जाए, यानी बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए। स्वीडन में भी ये होता था, बाकी भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तो है ना कि स्कूल वाली ज़ुबान तो वही होगी जहाँ आप रहते हैं, साथ साथ यू ऑल्सो वेंट टू द क्लासेस वेयर द मदर टंग वॉज टॉट टू यू। हाँ जी, ये भी हुआ। जो चीज़ विल किमलिका ने कही अपनी थियरी में, वो मल्टीकल्चरलिज्म जब मान लिया गया तो वो वहाँ पे पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था मल्टीकल्चरलिज्म इज ओनली टू गिव द communities who are settling here their respect and identity, लेकिन ये नहीं कि उसके उनके जो मेंबर्स हैं, कोई लड़का या लड़की या कोई भी जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ज्यूज की, किसी और की, बुद्धिस्ट की, वो कम्युनिटीज जो हैं वो डिसाइड करें कि ये इंडिविजुअल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आप लोग आके सेटल हो रहे हैं और यहाँ की वैल्यूज़ ये हैं कि द इंडिविजुअल इज़ फ्री टू डिसाइड who to marry or not to marry, or to live with or not to live with, to have a religion or not to have a religion, what clothes to wear and what not to wear. ये हिजाब, बुर्का, ये सारा कुछ जो है वॉलंटरली तो कोई कर सकता है, लेकिन मजबूर नहीं आप कर सकते। लेकिन वो होती है ना गवर्नमेंट पॉलिसी के, यार जब तक ये आपके लिए मुसीबत नहीं बनते, टॉलरेट देम, लेट देम डू व्हाट दे वांट। इनकी बस मस्जिदें बनवा दो, मंदिर बनवा दो, गुरुद्वारे और ये सारा कुछ बनवा दो, ताकि ये उसमें भी जाना आना शुरू करें। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट
big nuisance or become the big problem for the host societies, let them continue. तो इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी कि मल्टीकल्चरिज्म एक बहाना बन गया कि आप अपने इंडिविजुअल्स को जकड़ के रखें, और ये बहुत कुछ हुआ। और हमने देखा है कि मसलन अगर आप ये अब हिंदुओं का मुझे नहीं पता कि क्या उनके मंदिर जो ये बाहर बने हैं उसमें दलित जो हैं वो उन्हें आने देते हैं या नहीं, और दलित ने अपने बनाए हैं। लेकिन सिखों में स्ट्रेंजली इनफ, जिनके गुरु इस चीज़ के खिलाफ बोलते रहे, यूके में मैंने ईस्ट पंजाब में देखे थे, आई वॉज शॉक्ड। फिर यूके में मैंने देखा कि जटों के अपने गुरुद्वारे हैं, रामगढ़िया जो कारपेंटर्स हैं उनके अपने हैं, और जो मजहबी सिख हैं यानी दलित उनके अपने हैं, और जो भापे हैं खत्री उनके अपने हैं। ये भी मुझे बताया गया कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक गुरुद्वारा छोड़ के दूसरा चला जाए तो उसको निकाल देंगे, लेकिन ये है कि कोई वेलकम नहीं उन्हें किया जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई भी आ सकता है किसी भी गुरुद्वारे में। गुरुद्वारों के तो चारों दरवाजे खुले होते हैं, मतलब वो वाली सोच है, और खाने में कोई भी आके बैठ सकता है। और मैंने कई अंग्रेज़ों को वहां पे आके देखा कि दे जॉइन इन, लेकिन प्रैक्टिकली यही हुआ। इसी तरह मुसलमानों के अंदर 70s के अंदर जब ये ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन किया और उधर सऊदियों ने उसका मुकाबला करने का फैसला किया, तो दोनों तरफ से फंडिंग हुई, शिया इमिग्रेंट्स के लिए और सुन्नी इमिग्रेंट्स के लिए। एक तो सेक्टेरियन डिफरेंसेस को ज़्यादा बढ़ाया गया, दूसरा इन्हें कहा गया कि आपने जहाँ पे आप रहते हैं उन सोसाइटीज़ के साथ रिश्ता नहीं बनाना, यू आर यूनिक, आप अलग हैं, आप बस यहाँ पे रहें, काम करें, लेकिन आप अपनी इस्लाम का जो है ना वो उसी के अंदर रहें, यू आर पार्ट ऑफ द उम्मा, नॉट पार्ट ऑफ वेयर यू लिव। तो ये आइसोलेशन, वो इसे गेटोइजेशन इन्होंने शुरू कर दी। हिंदुओं को मैंने देखा उनमें इस किस्म की हरकतें नहीं है। सिखों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि उनका जो टर्बन है वो उनको पहनने दो, वो भी महल लोगों ने मान लिया कि यार ये इनका कोई ऐसा साइन है, लेट देम हैव इट। बट अदरवाइज आई हैव नॉट सीन द सिक्स क्रिएटिंग मच न्यूसेंस। मुसलमान हर जगह पे एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं, हमने ये खाना नहीं खाना, हमारी लड़कियां स्विमिंग नहीं सीखेंगी, हमारी लड़कियां जिमनास्टिक्स नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी। और तो और बच्चों को ड्राइंग करने से रोका गया। आई नो इट बिकॉज माई वाइफ वॉज टीचिंग टर्किश चिल्ड्रन हाउ दिस वॉज डन एट होम बाई द होजा जो मौलवी होता है। और हमारे मौलवी तो और भी बैकवर्ड हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर के, इंडिया के। तो इस तरह इन्होंने आइसोलेशन शुरू की। सो मल्टीकल्चरिज्म का जो असूल था कि आप अपनी कल्चर को भी एंजॉय करें, बट यू कैनॉट ओप्रेस योर ओन मेंबर्स। तो लड़कियों के ऊपर मजबूर किया गया कि आप पर्दा पहने, ये बुर्का पहने या हिजाब पहने, कपड़े इस किस्म के पहने, इस किस्म के आप नहीं पहन सकते। कुछ ने रिवोल्ट भी किया, स्टेट्स ने इंटरवीन भी किया, बट वेरी लिटिल, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ को इतना ऑटोनॉमी दे दी गई। तो मल्टीकल्चरलिज्म की जो बेस्ट वैल्यूज़ थी उनका मिसयूज़ यहाँ पे हुआ। इसी मॉडल को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया प्रोफेसर जॉन रेक्स ने, जो साउथ अफ्रीका से तंग आके रेसिज्म की वजह से इंग्लैंड में आके काम करते रहे। वो स्वीडन भी आए, आई मेट हिम, ए ग्रेट जेंटलमैन। उनकी थियरी ये थी कि एक है पर्टिकुलरिस्टिक कम्युनिटी राइट्स और एक है यूनिवर्सल स्टेट राइट्स एंड ड्यूटीज। के कम्युनिटीज़ को जो आज़ादी हैं अपनी मज़हब की, अपनी ज़ुबान की, अपने कल्चर की, अपने म्यूज़िक की, वो एक जगह है। ज़ुबान सीखने का पॉइंट वो ही एक ही पॉइंट हो गया। आप इनको कल्चरल फंडिंग पैसे भी दे, अभी तक मिलते हैं इंग्लैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर, हर एक को पैसे मिलते हैं। बहुत लोगों ने माल बनाया उससे, आई नो इट, और आप भी बनाते हैं।
मस्जिद बनी, ये सारा कुछ बनाया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो इंडिविजुअल है इन कम्युनिटीज के अंदर, या कोई भी या पूरी कम्युनिटीज जो हैं, वो स्टेट की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स की, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वेमन, इनको नहीं मानते। तो आज के जो ह्यूमन राइट्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, उसमें इंडिविजुअल के राइट्स हैं, विमेन राइट्स हैं, राइट ऑफ द चाइल्ड हैं, माइनॉरिटी राइट्स को माना गया है। और ये जो रिलीजियस ओरिएंटेशन, जो स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं है बल्कि वो लेस्बियंस हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ये कोई LB इस सब किस्म की एक पूरा फार्मूला है एक्सप्लेनिंग, उनके राइट्स को भी मान लिया गया है। तो जाहिर है हर कम्युनिटी के अंदर भी इस किस्म के लोग हैं, तो उनको ऑप्रेस करने का कोई राइट नहीं है कम्युनिटीज़ को। इस किस्म के कानून हैं। तो मैं समझता हूँ मल्टीकल्चरलिज्म में जो गलती हुई कि उन्होंने आने वाले लोगों को इतनी ऑटोनॉमी दे दी कि उनको ये नहीं बताया कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की बेसिक वैल्यूज़ भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। यू कांट ऑप्रेस योर ओन मेंबर्स एंड यू कैनॉट force the state to make exemptions for you कि आप अपने कम्युनिटी के लोगों को ऑप्रेस कर सकें। नो, दैट्स नॉट अलाउड, नॉट अंडर कैनेडियन लॉ, ऑस्ट्रेलियन लॉ, न्यूजीलैंड लॉ, UK लॉ, USA लॉ, or European Union or anywhere. So remember, multiculturalism came as a right to give dignity and respect, equal respect to all cultures, but all cultures were expected to obey human rights, women rights, the rights of the child, the rights of the minorities, and of people with a religious or sexual orientation different from what is considered straight heterosexual relationships. ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये राइट्स जो हैं वो जब तक ये इतनी ऑटोनॉमी मिल गई कि यहाँ पे स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर, हर जगह पे ये ख़ास तौर पे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हमारी लड़कियाँ यहाँ नहीं जाएंगी, यूँ नहीं जाएंगी। क्लास के अंदर पूरा बरका पहन के आ गई। तो टीचर्स ने कहा यार मेरी क्लास में कौन बैठा हुआ है, ये लड़की है लड़का है, वी डोंट इवन नो कौन आता है। उस पर शोर मचाया। बट नाउ द सोसाइटीज हैव रिएक्टेड। स्वीडन के अंदर नंबर 2 पार्टी जो पार्लियामेंट में है वो एंटी इमिग्रेशन, एक्चुअली एंटी मुस्लिम पार्टी है। स्वीडन डेमोक्रेट वो हैं। सोशल डेमोक्रेट तो है ना, वो इंटरनेशनलिस्ट, आने दो, वर्किंग क्लास, वो वाली बात ख़त्म, या वो अलग है। ये है कि हमारी ये स्वीडिश सोसाइटी है, हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हमारे औरतों के ये वैल्यूज़ हैं, अगर एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ रहो, वरना वी डोंट वांट यू और यू चेंज योर वेज। ये वाली अब अप्रोच है। और वो स्वीडिश हुकूमत के अंदर तो नहीं है, लेकिन उसमें बाहर से बैठ के उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज विदाउट देम द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन इन पावर। इस किस्म का फार्मूला है। इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि ये जो कई लोगों ने काम पे नहीं जाना, झूठी के कमर में दर्द है, ये सोशल पे रहना शुरू कर दे। कई लोग जुआ खेलते हैं वहाँ पे बर्मिंघम, मैनचेस्टर में, सुबह शाम, और वो पैसे आते हैं सोशल हेल्प से। तो ये सारे खबरें एक एक करके बाहर आई। फिर एक लॉ है कि 18 साल से कम लड़की लड़के के साथ अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, अ ग्रोन अप, देन इट्स ब्रेकिंग अ लॉ एंड यू आर, पीडोफिलिया का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन वहाँ पे भी हुआ कि ग्रूमिंग एक आइडिया है कि छोटी छोटी बच्चियों को 13, 14, 15 ईयर्स को पैसे देना शुरू कर दिया, उनको नशा करवाया और पता नहीं क्या क्या, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस करने के लिए, और ग्रुप सेक्स भी किए गए। तो एक दिन ये जो है ना, लावा फटना फटना था, वो फटा। हालांकि वजह जो 3 लड़कियों की मारे जाने की थी, वो तो एक कोई रवांडन था जो
वेल्स में ही पैदा हुआ, पढ़ा भी, एक बच्चा ही था। एक अब तो महल 17, 18, 19 उसकी उम्र बताते हैं। कोई मेंटली डिस्टर्ब, उसने आके ये छुरियां मारी थी, और बाई ही वॉज अ क्रिश्चियन। लेकिन खबर ये हुई कि ये मुसलमान हैं जो ये करते हैं, उन्होंने छुरी मारी है। क्योंकि छुरी मारने का केस इंग्लैंड के अंदर बहुत हुआ है, और ये मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट ने किया है। तो इस किस्म की खबर फैल जाती है, और फिर जो वो अंदर एक लावा फट तैयार हो रहा होता है, वो बाहर आ जाता है। खैर, वहाँ पे जो हुकूमत है, लेबर हुकूमत, उसने उनको अपना अच्छी तरह डील किया, और जो उनके रिंग लीडर थे और जिन्होंने हिस्सा लिया, और उनको उन पे केस भी बनाए, ट्रायल्स हुई, और उनको सजाएं भी हुई। तो अब लेकिन इटली के अंदर ये एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, फ्रांस के अंदर बहुत स्ट्रांग है। हम तो ये समझते हैं सारे स्कैंडिनेविया में अब ये छा गए हैं। तो आने वाले वक्त में अगर मल्टीकल्चरलिज्म ने कामयाब होना है, तो कम्युनिटीज़ को ये भी सीखना पड़ेगा कि ठीक है, हमारी ज़ुबान, हमारा जो भी है कल्चर, ज़ुबान, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, तलावत, ये किरत, सारा कुछ ठीक है। लेकिन साथ साथ जो वैल्यूज़ ह्यूमन राइट्स की हैं, विमेन राइट्स की हैं, चाइल्ड राइट्स की हैं, और ये जो हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसी भी है, उनके राइट्स हैं, इनको भी आपको विद इन योर कम्युनिटीज़ मानना पड़ेगा, और बाहर लोगों के भी। थैंक यू वेरी मच। आई थॉट दिस विल एक्सप्लेन कि कैसे मल्टीकल्चरलिज्म आया, इसका फ़लसफ़ा क्या था, इसकी एप्लीकेशन में क्या खराबियाँ हुई, और अगर इसको कामयाब होना है तो क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इमिग्रेंट्स टू लर्न एंड एडजस्ट and be part of the societies in which we also live. Thank you very much, my friends.